हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कल यानी आज 12 नवंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। कल 11 नवंबर थी। कल आपने मुझे मेरे जन्मदिन के मौके पर, टेक्निकली ये सही वर्ड नहीं है, जैसे मैंने मेरे फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि एक जन्मदिन आपका एक ही बार आता है जिस दिन आपका जन्म होता है, और वो बीता हुआ पल फिर एक बार कभी भी नहीं आता, लाख कोशिशों के बाद। तो वो क्या है, क्या मेरे विचार है, उसके बारे में मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है। हो सके तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस पोस्ट की लिंक देने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर, टेलीग्राम, ट्विटर और जितने भी साधन आज के ज़माने में उपलब्ध है, उन सभी जगहों पर आपने मुझे विशेष दी है, आपकी शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज का एक विषय है कि पद्म पुरस्कार जो है उसका वितरण हो चुका है 2-4 दिन पहले ही। आप में से बहुत से लोगों को शायद पद्म पुरस्कार क्या है ये पता नहीं होगा। एक नागरिक सम्मान होता है भारत में, सबसे पहला नागरिक सम्मान या सबसे बड़ा प्रथम नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न के नाम से उसे जानते हैं। उसके बाद पद्म पुरस्कारों की लिस्ट आती है। तो पद्म पुरस्कारों में पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और देन आता है पद्मश्री। ऐसे पद्म पुरस्कारों की एक लिस्ट है। 3 नागरिक पुरस्कार है, चौथे नंबर पर पद्मश्री है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है और दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है और पहले नंबर पर भारत रत्न है। तो ये एक लिस्ट है। दूसरी बात ये है कि 119 लोगों को कुल मिलाकर ये पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, यानी तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ऐसे कुल मिलाकर 119 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। और जिस अवार्ड की या जिस पुरस्कार की सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो पुरस्कार है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कारों में आपने सुना होगा मीडिया में, अखबारों में, कि तुलसी गौड़ा नाम की एक महिला है, आदिवासी महिला है, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। बहुत उन्होंने काम किया है, 30,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए जिनको उन्होंने पेड़ में तब्दील कर दिया है। तो ये काम उन्होंने पर्यावरण के लिए अच्छा किया है, इसके लिए उन्हें एक अवार्ड मिला है, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। उसके बाद दूसरा पद्मश्री मिला हरे काला हजब्बा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2021 के जो पद्म पुरस्कारों से जिन्हें नवाजित किया गया, सम्मानित किया गया, उनकी मैं एक लिस्ट अपलोड करूँगा ताकि आप भी वो जाने समझे कि वो क्या है। तो दूसरा जो अवार्ड सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो हरे काला हजब्बा को मिला है। वो एक मैंगलोर के एक व्यक्ति है, साधारण से व्यक्ति है, जिनके गांव में स्कूल नहीं था और इस वजह से उन्हें उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो उन्होंने साल 2000 में उन्होंने ये तय किया कि उनके जीवन की जितनी भी जमा पूंजी है वो अपने गांव में स्कूल बनाने के लिए लगाएंगे। और आज के तारीख में कक्षा 10वीं तक, 10th स्टैंडर्ड तक उनके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। करीबन 170 या 180 के लगभग बच्चे अभी उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज़ादी का 75वां साल हम सभी लोगों ने मनाया, भारत सरकार ने बहुत जोर शोर से मनाया। तो 75 साल होने के बाद, आज़ादी को 75 साल होने के बाद भी गांव में स्कूल नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बात होनी चाहिए। और ये एक अवार्ड भारत के शासकों को भी दे देना चाहिए कि उन्होंने 75 सालों के बाद भी गांव देहातों में स्कूल का निर्माण नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अभी भी शिक्षा से वंचित है। और एक साधारण सा व्यक्ति जो संतरे बेचकर, जिसने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की थी और उसकी सारी अपनी जीवन की जमा पूंजी उसने स्कूल बनाने में लगा दी। एक तरफ भारत सरकार है, भारत सरकार चलाने वाले लोग हैं जो सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और फिर भी गांव में स्कूल नहीं बनवा पा रहे। लेकिन एक साधारण व्यक्ति ने संतरे बेचकर, रोड पर संतरे बेचकर जो पैसे इकट्ठा किए थे, उन्हीं पैसों से उसने अपने गांव में एक स्कूल खोल दिया है।
तीसरी जो चर्चा पद्मश्री अवार्ड की हुई वो कंगना रनावत को लेकर हुई। एक कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल चल रही है। कंट्रोवर्सी क्या है उस पर भी बात करेंगे। जैसे मैंने तुलसी गौड़ा के बारे में बताया या हरे काला जी के बारे में बताया, तो उनका एक योगदान है पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कंगना रनावत को लेकर कि उनका क्या योगदान है, उन्हें किस लिए ये पुरस्कार दिया गया। अब चर्चा में बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को खालिस्तानी कहा, किसान आंदोलन जो पिछले 11-12 महीने लगभग अभी होने को है, दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, 100 से ज़्यादा किसानों की उसमें मौत हो चुकी है, उस आंदोलन को, और ये सारा आंदोलन केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों के विरोध में है। ऐसा कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन है। और सरकार के विरोध में आंदोलन करने वाले लोगों को कंगना रनावत ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, देश को विभाजित करने वाली ताकतें कहा। तो इतना अपमान किसानों का हुआ, किसानों का किया गया, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कंगना रनावत की अगर थोड़ा इतिहास देखें तो उसमें दिखाई देता है कि वो आरक्षण की भी बहुत ज़्यादा विरोधी है। जिस प्रकार से उन्होंने ओपनली किसान आंदोलन के विरोध में स्टैंड लिया, उसी प्रकार का स्टैंड उनका रिजर्वेशन के बारे में भी रहा है। रिजर्वेशन उनका कहना है कि जातिगत नहीं होना चाहिए, और तमाम तरह के ट्वीट्स उन्होंने किए जिसको लेकर भी काफ़ी गुस्सा लोगों में है। तो सरकार के पक्ष में या जो ब्राह्मणी विचारधारा है उसके पक्ष में उन्होंने अपना स्टैंड लगातार रखा है, अपना स्टैंड लिया है। अगर हम कंगना रनावत के परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी ले, जैसे दिलीप मंडल सर ने भी एक पोस्ट लिखी है कि कंगना रनावत के परदादा कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे हैं, और जब उन्होंने ये माहौल देखा कि अभी सारा माहौल बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैसे ही उन्होंने अपना पासा पलट लिया और फिर वो बीजेपी के हक में या बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के विरोध में जो लोग हैं उनके विरोध में बोलने का काम कंगना रनावत लगातार करते आ रही है। हो सकता है कि जब कांग्रेस की सत्ता आए, या हो सकता है किसी तीसरे पार्टी की सत्ता आए, तो वो उनके पक्ष में भी बोलने का काम करे। तो उनका कोई एक बेस नहीं है, बेसलेस है। लेकिन फिलहाल वो ब्राह्मणी विचारधारा या बीजेपी के पक्ष में बोलने का काम कर रही है, और इसी वजह से यही योगदान है। लोग जो चर्चा कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं कि कंगना रनावत का क्या योगदान है, तुलसी गौड़ा उनका एक अलग योगदान है, हरे काला उनका एक अलग योगदान है, कंगना रनावत का क्या योगदान है, तो कंगना रनावत का इस प्रकार का योगदान है कि वो बीजेपी के समर्थन में लगातार बोल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको ट्विटर से सस्पेंड भी कर दिया है। यानी इतनी हदें उन्होंने पार कर दी कि ट्विटर के जो गाइडलाइंस थे, कम्युनिटी गाइडलाइंस, उनका भी उसने वायलेशन किया, और जिस वजह से ट्विटर ने कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी कंगना रनावत बाज नहीं आ रही है, अपने लगातार विवादित बयान दे रही है। कंगना रनावत को जब पद्मश्री से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, उसके बाद उनका एक विवादित बयान आया है जिस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है। फिलहाल मीडिया में, टीवी में, अखबारों में वो छपकर आ रहा है। सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। सोशल मीडिया भी बहुत बड़े पैमाने पर इस चर्चा में कूद पड़ा है। लोग अपने अपने राय रख रहे हैं, अपने अपने विचार सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी अपना विचार जो है वो आपके सामने रखें कि मेरा क्या टेक है, मैं इसको किस प्रकार से देखता हूँ। उनका बयान ये है कि 1947 में जो आज़ादी मिली वह आज़ादी नहीं थी, भीख थी, और 2014 में हमें असली आज़ादी मिली है। अब 1947 की जो आज़ादी है उसे हम भी नहीं मानते। नवाब साठे इन्होंने 16 अगस्त 1947 को, यानी आज़ादी मिलने के दूसरे ही दिन, एक मोर्चा निकाला और उसमें कहा कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो उस आज़ादी को हम भी नहीं मानते। लेकिन 2014 में हमें आज़ादी मिली, ये कहाँ तक सही है? ऐसा कहा जा सकता है कि 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ, जब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम आज़ाद हो गए, पॉलिटिकली हम आज़ाद हो गए, फ्री हो गए। लेकिन सोशली और इकोनॉमी अभी भी आज़ाद नहीं है। और ये बात तो कतई मानने से हम नहीं मानेंगे कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है।
2014 में हो सकता है कि बीजेपी के लोगों को आज़ादी मिली हो। इसके पहले एक स्टेटमेंट था, लल्लन टॉप पर एक चर्चा हो रही थी, लल्लन टॉप अड्डा पर। उस वक्त उस लड़की का नाम पाठक सरनेम है, ब्राह्मणी है, श्रुति पाठक या ऐसा कुछ नाम है। तो उन्होंने कहा कि 99 साल के लीज पर हमें ये आज़ादी मिली थी। यानी बीजेपी के लोग किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पाठक के बाद कंगना रनावत का एक स्टेटमेंट है कि 2014 को हमें आज़ादी मिली। तो हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हम उनके स्टेटमेंट से पार्टली सहमत हो सकते हैं कि 1947 को जो आज़ादी मिली वो हमारी आज़ादी नहीं थी। हमारी आज़ादी, देश की आज़ादी, देश के लोगों की आज़ादी आज भी बाकी है और उसे हासिल करना है। तो ये पार्टली हम लोग सहमत है, पार्टली डिसएग्री करते हैं या उस बात का खंडन करते हैं जो सरासर गलत बात है। अब वो कंगना रनावत ऐसा क्यों कर रही है, ये एक सवाल है जिस पर ज़्यादातर चर्चा नहीं हो रही है। मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में ही वो बात लिखी है कि अभी तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, यानी नागरिक सम्मान जो है भारत के लोगों को जो दिया जाता है अलग अलग कामों के लिए, उनके योगदान के लिए, तो चौथा नागरिक सम्मान उन्हें मिला है। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। तो अभी उनको चौथा भारतीय नागरिक सम्मान मिला है जो पद्मश्री है। किसानों को आतंकवादी कहना, रिजर्वेशन के विरोध में बात करना, इसकी वजह से अब वो चाह रही है कि मुझे भारत रत्न मिले और इसके लिए वो प्रयास कर रही है। इस वजह से उन्होंने सीधे बोल दिया कि 2014 में आज़ादी मिली है, यानी भारत रत्न की ओर कंगना रनावत जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? अलग राय रखते हैं तो बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि कंगना रनावत किस प्रकार से ये गेम खेल रही है, रिजर्वेशन के विरोध में, किसानों के विरोध में हो या समूचे देश के विरोध में हो। ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 200 से करीब 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।